औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 है। ऐसे तो मैंने कल क्लास में स्टार्ट करवाया था, लेकिन ये था कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कम थे, तो इस वजह से जो है मैंने इसको अगेन अपलोड करना है। तो आप लोग इसको काइंडली सुन लीजिएगा। इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें हम इंशाल्लाह इसके जो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस या चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस डेफिनेशन वगैरह आती हैं वो करवाऊंगी, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक्स हैं 5-6 वो देखेंगे इसमें, ठीक है, ताकि आपका फुल चैप्टर भी कवर हो जाए, कंसेप्चुअल वाइज भी और लॉन्ग वाइज भी। उसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए थे, और अब हम करेंगे इसके जो न्यूमेरिकल 7 तक हो गए थे उसे ऑनवर्ड जो रहते हैं वो कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 11 हमारे पास। चैप्टर का नेम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले आपने देखना है कि हीट क्या है और थर्मोडायनामिक्स क्या है। अगर आप हीट की बात करते हो तो हीट हमारे पास होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। आपने याद रखना है कि हीट हमारे पास क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट transfers from one system to other, जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। किस वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर टेम्परेचर सेम होगा तो उस वक्त आपके पास हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब आपने याद रखना है कि हीट आपके पास वो फॉर्म है एनर्जी की जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है, लेकिन याद रखना उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। यानी अगर आपके पास T1 एक सिस्टम है, उसका टेम्परेचर T1 है, और दूसरा सिस्टम है उसका टेम्परेचर आपके पास T2 है, तो हीट यहाँ से यहाँ सिर्फ उसी वक्त ट्रांसफ़र होगी जब इन दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर जो होगा वो डिफरेंस होगा। अगर इसका सपोज 10 केल्विन है और इसका भी 10 केल्विन है, तो अब आपके पास हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता बिकॉज दोनों जो होंगे वो क्या हैं, सेम टेम्परेचर पे लाया कर रहे हैं। तो आपने चेक करना है अगर दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर डिफरेंट है तो आपके पास हीट ट्रांसफ़र होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और ये भी याद रखना है जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है लो टू हाई, यानी जहाँ पे लो हीट है वो वाली किस तरफ ट्रांसफ़र है, सॉरी लो टू हाई नहीं, हाई टू लो। आपके पास हाई टेम्परेचर से किस तरफ ट्रांसफ़र होती है, लो टेम्परेचर की तरफ। समझ आ गई है। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक। अब थर्मोडायनामिक क्या है, अगर आप ऐसे ही देखो, थर्म का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर चेंजिंग, डायनामिक का मतलब होता है एक होती है चीज़ स्टैटिक जो रुकी होती है, डायनामिक का मतलब होता है इन मोशन। तो थर्मो का मतलब आएगा आपके पास हीट या टेम्परेचर, और डायनामिक का मतलब है मोशन। तो अब अगर आप इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते हो तो ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है थर्मोडायनामिक जिसमें हम स्टडी करते हैं हीट इन मोशन की, मोशन ऑफ हीट को, कि हीट कैसे मूव कर रही है उस मोशन को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को नाम देते हैं हम थर्मोडायनामिक्स। ये तो थी चैप्टर का बेसिक जो हमारे पास है इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे पास पहला जो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ये आपके पास शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर आ जाता है आपके पास कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। तो आपने ये जो इसके 5 पोस्टुलेट्स की मैंने आपने ये 5 पोस्टुलेट्स याद करने। सबसे पहले आप फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आप एक गैस लेते हैं और उसका आप कोई फाइनाइट वॉल्यूम का मतलब है कि आपने एक ऐसा पोर्शन जो है वो कंसिडर किया है जिसकी वैल्यू आपको मालूम हो। फाइनाइट का मतलब होता है महदूद वैल्यू, यानी सपोज आप कह देते हो कि इसका आपके पास जो वॉल्यूम है वो आपके पास 3 मीटर क्यूबिक है। तो अब जब आपने ये बता दिया खुद कि इसका वॉल्यूम आपके पास, अच्छा जी, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना है, 3 मीटर क्यूबिक है। तो इट मीन्स अब वॉल्यूम तो फाइनाइट है, हमें पता है इसकी वैल्यू, लेकिन वो कहता है कि इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करेंगे। आप ये नहीं कहोगे कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी फाइनाइट हैं, आप बोलोगे कि इसके पास सपोज n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो तादाद होगी वो ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती अगर आपके पास फाइनाइट वॉल्यूम है या नहीं है, लेकिन जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर जो गैस बंद होगी उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होंगी, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट है साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर एक ही मॉलिक्यूल है आपके पास और एक ही है, वो कहता है कि अगर आप इन दोनों की सेपरेशन देखते हो, इन दोनों का डिस्टेंस देखते हो, वो सपोज आपके पास बनता है 1 मीटर,
सपोज आपके पास 1 मीटर तो नहीं, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बनता है। तो लेकिन अगर फिर आप इस मॉलिक्यूल का साइज़ मेजर करते हो तो इसका साइज़ आपके पास कम होगा और ये जो सेपरेशन है ये आपके पास ज़्यादा होगी। जो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल है वो स्मॉलर है, किससे? सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो रैंडम मोशन में होते हैं और मे चेंज दियर डायरेक्शन ऑफ मोशन एट आफ्टर क्लेन। हर क्लेन के बाद वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है वो चेंज कर देते हैं और वो रैंडम मोशन यानी किसी भी डायरेक्शन में, कोई एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, कोई वाई में, कोई जी में, कोई नेगेटिव जी एक्सिस में, कोई आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस में, कोई नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो उनकी जो मोशन है वो रैंडम है और जब एक दूसरे से क्लाइड करते हैं या वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ क्लाइड करते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्लेन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एंड विद वाटर विद वॉल ऑफ कंटेनर आर एज्यूम टू बी परफेक्टली इलास्टिक, या फिर इसी को हम नाम देते हैं हेड ऑन क्लेन का। तो वो ये कह रहा है आपके पास कि अगर आप बात करते हो गैस मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे के साथ कोलाइड करने की, कि आपके पास एक गैस मॉलिक्यूल है दूसरे से कोलाइड करता है, या फिर जिस कंटेनर के अंदर या जिस बॉक्स के अंदर या जिस जगह पे वो मौजूद है उसकी जो वॉल्स हैं उसके साथ कोलाइड करता है, तो आप एज्यूम करोगे या लेट कर लोगे कि इसकी जो क्लेन होगी वो हेड ऑन क्लेन या इलास्टिक क्लेन है। आपने पढ़ा हुआ है कि इलास्टिक क्लेन और इन इलास्टिक क्लेन। इलास्टिक क्लेन वो क्लेन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो होता है बिफोर एंड आफ्टर क्लेन कंजर्व रहता है। तो आपने याद रखना है आपके पास जो मॉलिक्यूल्स आप इसमें टकरा रहे हैं या दीवार के साथ, आप इसको भी लेट ये सपोज करोगे कि आपके पास ये हेड ऑन क्लेन है। नेक्स्ट आपके पास मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग क्लेन। आपके पास ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने दूर दूर होते हैं कि वो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा सकते। वो एक दूसरे पे फोर्स सिर्फ उसी सूरत में लगाएंगे जब वो एक दूसरे से क्लाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ आपने पढ़ा हुआ है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ टकराती है तो जितनी अमाउंट में ये फोर्स लगा रही है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी बॉडी ने भी फोर्स लगानी है। तो कह रहा है एक्सेप्ट क्लेन, इसके अलावा ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। तो ये थे आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो हैं पोस्टुलेट्स। आपने ये लाइन करने, ये शॉर्ट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ गैसेस बयान करें। यहाँ आपके पास यूँ आ जाता है कि प्रेशर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसकी जो आपके पास थ्योरी है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इस डायग्राम और इसकी डेरिवेशन पे आ जाती हूँ डायरेक्ट। आपके पास ये देखें एक सिस्टम बना हुआ है, इसमें आपके पास वी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इसके अंदर अगर मॉलिक्यूल्स को आप देखते हो तो ये रैंडम मोशन पे है। रैंडम मोशन का मतलब ये है कि जितने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं उतने ही हो सकता है इसकी नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं। जितने पॉजिटिव वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं उतने ही नेगेटिव वाई एक्सिस में, जितने पॉजिटिव जी एक्सिस में उतने ही आपके पास क्या कर रहे होंगे, नेगेटिव जी एक्सिस में मूव कर रहे होंगे। तो आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपने क्यूबिकल वेसल ली है, इसकी आप अगर लेंथ कंसिडर करते हो तो वो आपके पास एल है। इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कैपिटल एन है और हर जो आपके पास वेलोसिटी इसकी वो डिफरेंट है, v1 है, किसी की v2, किसी की v3 अप टू सो ऑन है। और इसमें जो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस हैं वो कितने हैं, 3 है। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस और एक जी एक्सिस है। अब आपने क्या करना है कि इसकी क्लेन जो है वो आपने लेट सपोज करनी है कि परफेक्टली इलास्टिक है और आपने यहाँ से प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का जो है रिलेशन देखना है। तो आपके पास इसकी जो डेरिवेशन है, सबसे पहले आप अगर आप बात करते हो, ये आपके पास टॉपिक है, इसके लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग आती है वही आता है कि आपने प्रूव करना है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। हम डेरिवेशन से स्टार्ट लेते हैं। आपके पास डेरिवेशन है, आपने क्या लेट सपोज किया है, आपके पास एक क्यूब था, उसका जो आपके पास वॉल्यूम है वो क्या है, आपके पास v के इक्वल है। उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको आपने नाम दिया है कैपिटल एन का। उसकी जो लेंथ है आपके पास उसको आपने नाम दिया है एल का। उसके बाद आपके पास आ जाता है इसमें जो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस वो आपके पास 3 है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तो आपने इन तीनों को जो है याद रखना है। एक अच्छा जो एक्स एक्सिस है उसके भी आपके पास 2 पार्ट होंगे, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और दूसरा नेगेटिव। सिमिलरली आपके पास वाई एक्सिस के भी 2 पार्ट होंगे, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस और एक आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस। जी एक्सिस में भी आपके पास 3 होंगे, एक पॉजिटिव जी एक्सिस और एक आपके पास क्या होगा, नेगेटिव जी एक्सिस। तो आपने जब मोशन देखनी है आप कहोगे कि आपके पास जो इसकी मोशन है वो आपके पास क्या है, जो क्लेन है सॉरी, वो आपके पास है इलास्टिक क्लेन या फिर हेड ऑन क्लेन, दोनों एक ही नेम है, हेड ऑन क्लेन। अब आपने इसका फार्मूला ड्राइव करना। आपने सबसे पहले आपको बताया कि अगर आप प्रेशर लिखते हो तो प्रेशर का आपके पास फार्मूला होता है फोर्स
डिवाइडेड बाय एरिया। अब आप क्या करोगे, फोर्स की वैल्यू निकालोगे, एरिया की निकालोगे, इस प्रेशर वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन बना लेते हैं P इज इक्वल टू एफ ए। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। आप सबसे पहले प्रेशर और फोर्स और एरिया की वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन में ला के पुट करो ताकि आपके पास वैल्यूज आए। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं एरिया से। सबसे पहले एरिया निकालो। एरिया क्या होता है, लेंथ को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपके पास क्यूब का जो है एरिया आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, एल स्क्वायर। आपने निकाल लिया वैल्यू जो है ए की। अब आपने निकालना है फोर्स। फोर्स निकालने के लिए फोर्स जो है उसको कैलकुलेट करना। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप न्यूटन्स का जो है फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करोगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपके पास न्यूटन का सेकंड लॉ मोशन का जो था वो क्या था, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से आप लिखेंगे F इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू होती है VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। यहाँ से आपके पास T डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो अभी आप मल्टीप्लाई नहीं करना ताकि आपके पास आंसर आ सके। और सॉरी ये भी होता है चेंज। अब आप मल्टीप्लाई करो m को अंदर तो आपके पास आ जाता है MVF माइनस MVI डिवाइडेड बाय डेल T। F की वैल्यू क्या आ जाएगी, MVF और MVI। ये आपके पास आ गया चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर आपके पास 2। आपने क्या किया है कि आपको पता है आपके पास जो P होता है वो किसके इक्वल होता है, MV के इक्वल होता है। अब अगर आपके पास इनिशियल यहाँ पे I लिखा हुआ है तो इट मीन्स ये इनिशियल होगा प्रेशर। इसी तरीके से अगर मोमेंटम, और अगर आपके पास यहाँ पे F लिखा हुआ है MVF तो आपके पास वो होगा फाइनल जो है मोमेंटम। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो VF माइनस VI या V2 माइनस V1 तो आपके पास जो आंसर आता है वो चेंज आता है। तो अब वो कह रहा है कि MVF माइनस MVI, तो ये PF है और ये PI है। दोनों का जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास चेंज आ जाएगा डेल P के इक्वल। अब आपने डेल P की वैल्यू निकालनी है, डेल T की निकालनी है, इस फोर्स में पुट करनी है और फिर इसको आपने अपनी इक्वेशन नंबर 1 जो बनाई थी प्रेशर फोर्स बाय एरिया की उसमें पुट करेंगे। अब सबसे पहले डेल P कैलकुलेट करने हैं। डेल P क्या था आपके पास, मोमेंटम। और आपने कहा कि क्लेयन आपके पास हेड ऑन है। अगर हेड ऑन क्लेयन है तो चेंज मोमेंटम में आप लिखोगे एज, आपके पास जो क्लेयन है वो क्या है, हेड ऑन है। तो आपने लिखना है इट इम्प्लाइज दैट आपके पास चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो इक्वल होगा कांस्टेंट के। और आपने लिखना है जो आपके पास इनिशियल मोमेंटम P है वो इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल आपके पास क्या होगा M1, सॉरी मास ऑफ द मॉलिक्यूल सेम होगा M ही लिख लो, और V आपके पास 1 में आएगा। अब V1 में अगर आप देखते हो जितने आपको मैंने कहा था एक्सिस में जितने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करें उतने नेगेटिव, जितने नेगेटिव वाई एक्सिस में मूव करें उतने नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस में, जितने पॉजिटिव जी एक्सिस में उतने नेगेटिव जी एक्सिस में होंगे। तो इट मीन्स हमारे पास जो भी होगा मॉलिक्यूल के मास भी सेम होंगे M जिसको हमने लिया है, और जितने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होंगे उतने नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो आप इसको जब लिखोगे तो आप बोलोगे V1x इज इक्वल टू MV1x। सिर्फ यहाँ पे साइन आप क्या लगा दोगे, नेगेटिव। ये शो करेगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं और ये आपके पास क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अब आप डेल की वैल्यू निकालो। डेल P होता है PF माइनस PI। फाइनल आपके पास मोमेंटम क्या है, माइनस MV1x। इनिशियल मोमेंटम आपके पास क्या है, MV1x। ये आ गया आपके पास चेंज इन मोमेंटम। अब आप दोनों को प्लस करो, माइनस माइनस होता है प्लस, तो -2MV1x आ जाएगा। ये आ गया आपके पास चेंज इन मोमेंटम। अब निकालो चेंज इन टाइम। अगला काम आपने इसके लिए करना है। डेल P निकाल लिए। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है डेल T की वैल्यू। डेल T निकालने के लिए आपने इक्वेशन यूज़ करनी है कि वेलोसिटी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम की इक्वल होती है। यहाँ से अगर आपने टाइम कैलकुलेट करना है तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर। डेल T की वैल्यू आ जाएगी आपके पास D डिवाइडेड बाय V। अब वेलोसिटी लिखो तो फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी थी आपके पास V1x। डिस्टेंस अगर आप देखते हो तो आपने कंसिडर किया था यहाँ पे लेंथ जो थी उसकी बॉक्स की वो L कंसिडर की थी। अब आपके पास अभी आपने देखा है कि आपके पास मूवमेंट कैसे हो रही है, पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गए हैं, उसने डिस्टेंस जो कवर किया वो L है। जब वापस आएंगे फिर डिस्टेंस L कवर करेंगे, क्लाइड करने के बाद यहाँ पे आए, इस वॉल के साथ टकराया है, टकराने के बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, वापस इस फेस की तरफ आएंगे जिधर से उन्होंने मूव किया था। जब भी वापस आएंगे तो जो डिस्टेंस कवर किया उसने L, तो L टोटल L निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L और L को जो है प्लस कर लेंगे। L प्लस L हमारे पास क्या आ जाएगा, 2L। तो अब इसका
इसका जो डिस्टेंस होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, 2l के। तो जहाँ पे डिस्टेंस लिखा है उसकी जगह आप पुट करोगे 2l डिवाइडेड बाय v1x। तो ये आपके पास आ गया चेंज इन टाइम की वैल्यू। चेंज इन टाइम भी निकाल लिया है और डेल पी भी निकाल लिया। ये जो दो इक्वेशंस आई हैं इसको आप अपनी फाइनल इक्वेशन में पुट करो। लेकिन अब देखो आपके पास फाइनल इक्वेशन में तो चेंज इन पी है। ये जो आपने प्रेशर निकाला है ये सिर्फ किस एक्सिस में है, इट मीन्स ये सिर्फ एक्स एक्सिस में। आपको क्या चाहिए, एक्स एक्सिस में निकालने के लिए टोटल एक्स एक्सिस का चाहिए प्रेशर, उसके बाद आपने उसको निकालना है। तो आप यूँ करेंगे कि आप पहले तो इसको पुट करो कि आपके पास जो फोर्स होगी इसके अकॉर्डिंग पहली वो होगी डेल पी एक्स 1 डिवाइडेड बाय डेल टी। आपके पास आ जाएगा डेल पी के भी हमने वैल्यू निकाली है, वो हमारे पास थी -2mv1x। चेंज इन टाइम अगर हम देखते हैं तो टाइम हमारे पास था, अभी हमने निकाला है 2l डिवाइडेड बाय v1x। ये थर्ड प्रोपोर्शन है, फर्स्ट पे आके मल्टीप्लाई होगी, आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2mv1x डिवाइडेड बाय 2l मल्टीप्लाई बाय v1x। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर बचेगा m। v1 और v1 मल्टीप्लाई होगा तो v1 स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय l। ये आ गया आपके पास फोर्स 1 ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, अब आपके पास ये आने के बाद आपने क्या करना है कि आपको तो जो चेंज इन मोमेंटम चाहिए वो इक्वल फोर्स का जो वॉल से अप्लाई हो रहा है हमें वो भी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ आपने लिखना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ आपको क्या कहता है कि जितनी डायरेक्शन में उसने जिस डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाई है उतनी मैग्नीट्यूड की फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे। अगर एक मॉलिक्यूल था उसने मूव करना यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे जो पहुँचा है तो वो इसके साथ कोलाइड किया। आपको पता है आपने इलास्टिक लाइन में पढ़ा हुआ था, अगर एक हैवी मास हो दूसरा आपके पास क्या हो लाइटर हो, वो जब उससे टकराता है तो आपके पास अपनी वेलोसिटी क्या कर देता है, चेंज कर देता है, अपोजिट डायरेक्शन में उतनी मैग्नीट्यूड के साथ ट्रैवल करता है। जिसमें मैंने आपको बॉल की एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक बॉल को फेंकते हो दीवार के साथ, दीवार आपके पास हैवी मास है और बॉल का मास जो है वो लाइटर है दीवार की निस्बत, तो जब वो उसके साथ टकराती है बॉल तो अपनी वेलोसिटी रिवर्स कर देती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। जहाँ पे आप बैठ के फेंक रहे थे वो ऑलमोस्ट उस हाइट तक या उस वैल्यू तक या उस डिस्प्लेसमेंट तक आपके पास वापस आती है बॉल। लेकिन आपके पास चेंजिंग उसमें ये आ जाती है कि जब आपने फेंकी थी उसकी डायरेक्शन थी टूवर्ड्स वॉल, और जब वॉल ने फोर्स लगाई थी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तो वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन थी। अब अगर आप देखते हो यहाँ पे फोर्स जो मॉलिक्यूल ने लगाई है दीवार के ऊपर वो माइनस थी, लेकिन जब वो वापस लौटेगी तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। अगर ये नेगेटिव है तो आपके पास इतनी मैग्नीट्यूड की फोर्स वापस आ रही होगी, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव v1x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। अब ये पॉजिटिव कहाँ से आया है कि डायरेक्शन आपने रिवर्स किया, पहले नेगेटिव थी, अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई। ये आ गया f1x। आपको टोटल f ऑफ x चाहिए ताकि टोटल फोर्स x एक्सिस में निकल सके। टोटल f ऑफ x के लिए आप क्या करोगे, f1x प्लस f2x प्लस अप टू सोन fnx। आपने जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके अराउंड अबाउट फोर्स निकालनी है। 1 की आपके पास आई है mv1x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। इसका मतलब है जब 2 की निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, v2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय l प्लस अप टू सोन। इस तरह से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए निकालनी है तो vnx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। इसमें देखो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, m डिवाइडेड बाय l कॉमन है, आपने कॉमन लिया, अंदर बचेगा आपके पास v1x का होल स्क्वायर प्लस v2x का होल स्क्वायर प्लस अप टू सोन vnx का होल स्क्वायर। ये आपके पास टर्म आ गया अंदर, और साइड पे आपके पास m और l जो था वो आपने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया। ये आ गया आपके पास फोर्स ऑन एक्स एक्सिस। अब आप ये देखो, अगर आपके पास इस फोर्स को देखो, चलें इसको बाद में करते हैं, अभी इसको देख लेते हैं। ये फोर्स भी आ गया, आपने टाइम भी निकाली, इसको प्रेशर के फार्मूले में पुट करो। सॉरी हाँ ठीक है, प्रेशर के फार्मूले में पुट करते हैं। प्रेशर हमारे पास क्या था, अगर पी ऑफ एक्स निकालोगे तो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एरिया। एफ ऑफ एक्स अभी आपने निकाली, आपके पास वैल्यू आई थी एम डिवाइडेड बाय एल इंटू v1 एक्स का स्क्वायर v2x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vnx का होल स्क्वायर। उसके बाद एरिया का आपने जो फार्मूला देखा था वो आपके पास था एल स्क्वायर। ये वाली प्रोपोर्शन इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आ जाएगा m डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर मल्टीप्लाई एल, और नीचे यहाँ पे था v1x का स्क्वायर v2x का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक चलेगा, vnx का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया इक्वेशन। ये था पी ऑफ एक्स आपने निकाला। अब अगर आप इस चीज़ को देखो, आपके पास क्या बन रहा है, ऊपर मैथ है, नीचे एल और एल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, एल क्यूब, और इधर आपके पास ये वाली साइड टर्म v1x का स्क्वायर अप टू सोन vnx का होल स्क्वायर। ये आ गया प्रेशर ऑफ एक्स।
इसको इक्वेशन नंबर आप क्या दो, कितनी हो गई थी हमारे पास, इक्वेशन 2 तक हो गई थी। अब ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को आप सॉल्व कैसे करेंगे कि आपके पास है, आपको पता है जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं रो के साथ, वो इक्वल होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के। अगर आप यहाँ से देखो मास ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो nm होगा, और जो आपके पास वॉल्यूम है वो क्या होता है आपके पास l का क्यूब। आप l को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो रो की वैल्यू आपके पास क्या आई है, एन एम डिवाइडेड बाय एल का क्यूब। अगर यहाँ से देखो ये क्या है, एल का क्यूब, ये क्या है ऊपर एम, यानी ये वाली टर्म आपके पास है। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ, एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो रो डिवाइडेड बाय एन वैल्यू किसकी आ गई, एम एल क्यूब। इसको हम यूज़ कर लेते हैं यूजिंग इन 3। आपने इसको 3 में यूज़ करना है तो आपके पास पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एन रो डिवाइडेड बाय एन इंटू v1x का स्केयर अप टू सो ऑन vnx का होल स्केयर। ये n डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, इट मीन्स वो इस पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई जो हो रही है तो इसके नीचे भी होगा, जैसे हम यूँ लिखते हैं 2x डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास यूँ लिखा हुआ है 2x बाय 3। आप यूँ लिखो या इसको 1/3 बाय निकाल दो, अंदर 2x कर दो, तो आपकी अपनी मर्जी है। तो आपने क्या करना है, ये जो n डिवाइड हो रहा है वो आपने इसके नीचे लिखना है ताकि ये एवरेज वेलोसिटी बन सके। तो मेरे पास आ जाएगा क्या, पी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, इधर था डेंसिटी, इधर है हमारे पास v1x का स्केयर, v2x का होल स्केयर प्लस अप टू सोन vnx का होल स्केयर। वो जो n था आपने इसके नीचे लिखा। तो ये आपके पास ये वाली पूरी जितनी टर्म है ये वाली ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, ये आपके पास बन गई है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है आपके पास, जब आपको मैं कहती हूँ कि कुछ नंबर्स आपको गिवन है जैसे 3, 5, 7, 9, आपने क्या करना है इसकी एवरेज निकालनी है। आप एवरेज निकालने के लिए क्या करते हो, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हो, इन सब नंबर्स ऑफ टर्म्स को जमा करते हो और डिवाइडेड बाय टोटल टर्म्स, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इधर देखो तो वेलोसिटी क्या थी, पहले की v1, दूसरी की v2 अप टू सॉन vn। आपने इन सब का क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, फिर टोटल नंबर पे क्या कर रहे हो, डिवाइड। तो ये क्या आ रही है आपके पास एवरेज वेलोसिटी। आप इसकी जगह लिख सकते हो p ऑफ x इज इक्वल टू रो v स्क्वायर ऑफ x के एवरेज को हम लिखेंगे ना तो ऐसे इससे शो करेंगे ब्रैकेट से, एंगल ब्रैकेट से। अच्छा, आपने क्या लिखा है कि आपके पास जो रो है वो किसकी इक्वल आ गई है, v ऑफ x का होल स्क्वायर। ये चीज़ शो कर रही है एवरेज वेलोसिटी को। एवरेज किस लिए हमने लिया है कि आपके पास 1 से लेकर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सम है और नीचे टोटल टर्म्स कितनी है, n टर्म्स हैं, तो आपने उन n से डिवाइड किया तो ये पूरी आपके पास बन गई है मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी, या फिर हम इसको नाम देते हैं एवरेज वेलोसिटी का। अब यहाँ तक आपके पास आ गया है प्रेशर ऑफ x की वैल्यू। अब आप प्रेशर ऑफ x निकला, प्रेशर ऑफ y, प्रेशर ऑफ z निकालो ताकि आपके पास ये जो इक्वेशन है ये बन सके। आपने अभी जो लिखी थी ना इक्वेशन की P इज इक्वल टू एफ बाई ए, तो आपको P चाहिए, आपने ओरिजिनल P निकालने के लिए काम कर रहे हो ताकि ये तो एक्स एक्सिस में P आया, वाई एक्सिस के लिए देखो, जब आप वाई एक्सिस के लिए लिखोगे तो आपके पास P ऑफ y क्या आ जाएंगे, यहाँ पे x है तो वो आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे सिमिलरली करके लिखना, सिमिलरली आपके पास P क्या आ जाएगा, v y का होल स्क्वायर। इसी तरीके से जब P ऑफ z लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा रो v z का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास P ऑफ x, P ऑफ y, P ऑफ z। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये आपने निकाल लिया, आपकी बुक पे इसको इक्वेशन नंबर 11.4 का नाम दिया हुआ, इंपॉर्टेंट है याद रखना। ये जो v ऑफ x वाली x में और v में चलें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या काम करते हैं, अब हम इस वेलोसिटी x एक्सिस में हम इसको कन्वर्ट v में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से P ऑफ x है तो आप इसको टोटल P बना लो। बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि जो टोटल वेलोसिटी होगी वो आपके पास आ जाएगी v ऑफ x, v ऑफ y प्लस v ऑफ z। अगर मैं v स्क्वायर निकालूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा v ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर, v ऑफ y कंपोनेंट का स्क्वायर, v ऑफ z कंपोनेंट का स्क्वायर। आपने कहा था मोशन रैंडम और मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर एक्स एक्सिस में मूव करें तो उतने मॉलिक्यूल्स वाई में होंगे, उतने ही जी में होंगे। तो आपने लिखना है कि वी स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल है किसके, वी वाई स्क्वायर के और वी जी स्क्वायर के। तो इसका मतलब है जो वैल्यू इसकी है वी वाई की है, वी एक्स और वी वाई की है, वही वैल्यू वी सी की होगी। जैसे हम यूँ लिखते हैं ना, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो जो वैल्यू ए बी की है वही वैल्यू ए सी की भी होगी। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपने ये वाला लॉ यूज़ करना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर जहाँ पे आपके पास वाई लिखा हुआ है वो किसकी इक्वल है, एक्स के। तो यानी वी वाई की जगह पे आप इस इक्वेशन में क्या पुट कर सकते हो,
वी ऑफ एक्स लिख सकते हो। इसी तरह से वी एक्स और वी जी भी बराबर हैं, तो आप इसकी जगह पे भी क्या लिख दोगे, वी ऑफ एक्स का स्क्वायर। 1 2 3 तीन टर्म्स हैं, तीनों को प्लस करेंगे तो 3 वी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, वी ऑफ एक्स की चाहिए, तो आप वी ऑफ एक्स इधर रखो, ये 3 मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ गई है वी ऑफ एक्स के होल स्क्वायर की। ये वैल्यू आप अपनी इक्वेशन 11.4 में, यानी कि ये वाली, सॉरी इसको बुक में 11.4 का नाम दिया हुआ है, 11.4 में यूज़ करो। जब आप इसमें 11.4 में पुट करोगे तो 11.4 इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3 वी स्क्वायर। ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें आपने क्या करना है, डेंसिटी भी थी यहाँ पे, ये रो आपने ऐसे ट्रिक रखनी है, वी ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने वैल्यू लिख देनी है 1/3 वी स्क्वायर की। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे आपके पास पी ऑफ एक्स आ गया है रो/3 वी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आपने जैसे बोला है कि एक्स एक्सिस में ये सेम थे, वेलोसिटी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस y एक्सिस की सेम थी, तो इट मीन्स प्रेशर भी सेम होगा, पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई और पी ऑफ जी भी इक्वल होंगे। तो जहाँ पे आपके पास पी ऑफ एक्स लिखा हुआ उसकी जगह पे आप सिंपल लिख लो पी। ये सारी क्वांटिटीज इक्वल है, इसको हम इक्वल टू पी कह देते हैं, टोटल पी। तो आपके पास आ जाएगा पी इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय 3 इंटू वी स्क्वायर। अब अपनी बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू के इक्वेशन बना लें। रो की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, एन एम डिवाइडेड बाय एल का क्यूब, या फिर उसको आपने नाम दे देना वॉल्यूम कह दो, सिंपल वॉल्यूम। और ये 3 अपनी जगह पे और ये है वी स्क्वायर। आपको काइनेटिक एनर्जी बनानी है तो इस मैथ को आप इधर अंदर ले आओ, तो आपके पास बन जाएगा एन डिवाइडेड बाय 3v इंटू एम वी स्क्वायर। ये आ गया एम वी स्क्वायर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हमारे पास नीचे डिवाइड में 2 नहीं है, डिवाइड बाय 2 करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी, मल्टीप्लाई वाला यहाँ लिख दो और जो डिवाइड है आपके पास वो आप इसके साथ लिख दो 1/2 एम वी स्क्वायर। ये पूरा आपके पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास आ गया 2n डिवाइडेड बाय 3v इंटू काइनेटिक एनर्जी, और ये था आपके पास P। अगर आप यहाँ से देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टर्म भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो ये पूरा आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो आप इसको यूँ लिख सकते हो, इक्वल टू कांस्टेंट इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल और कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो यहाँ पे साइन आता है ये प्रोपोर्शनलिटी का, P इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। आपने पहले क्वेश्चन में ये चीज़ प्रूव करनी थी, आपने प्रूव कर ली। तो आपके पास आपने इस डेरिवेशन को सॉल्व किया तो लास्ट में वही रिजल्ट आ गया जो आपने निकालना था। अब बुक में देख लो आप इसी चीज़ को, आपके पास ये है डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है। आपने सबसे पहले लिखना फाइनल और इनिशियल मोमेंटम को दोनों को माइनस करोगे चेंज आ जाएगा। फाइनल था आपके पास -mv1x और माइनस का साइन एज इट इज, इनिशियल मोमेंटम ये था, दोनों को प्लस किया -2mv1x आ गया। चेंज इन टाइम उसने निकाला वो 2l डिवाइडेड बाय vx, उसने डिस्टेंस पर यूनिट वेलोसिटी का फार्मूला ये लगाया है। अब वो कहता है कि जब आपने फेस के लिए निकाला तो ये क्या हो जाएंगे चेंज इन, जब आप इक्वेशन में अपने में पुट करोगे तो ये उलट जाएगा। आपके पास वैल्यू ये आ गई है, आप इसको आप करो मल्टीप्लाई, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, v1 स्क्वायर माइनस अपनी जगह पे 2mv1x, 2 और ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हुआ तो -mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ आ गई। फेस 1 पे आपने जो निकालना ABCDA के वो अपोजिट डायरेक्शन में जब वापस लौटेगी तो आपके पास वेलोसिटी के साथ क्या आ जाएगा, साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चेंज इन मैग्नीट्यूड आपने पढ़ा हुआ था ना कि अगर आपने डायरेक्शन चेंज करनी हो तो आप अगर यहाँ पे नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव बना देते, तो ये माइनस साइन शो करता है डायरेक्शन उलट। तो जब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन लोगे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ गया एक्स एक्सिस। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, क्या एफ एक्स क्या होगा 1 2 3 अप टू सॉन एन एक्स, एफ ऑफ एन एक्स तक होगा। तो आपने इसमें वैल्यूज पुट की हैं, जो आपके पास कॉमन टर्म थी उसको निकाल लिया। यहाँ पे नीचे एक ही वैल्यू थी एल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के भी आपने निकाली, इसमें कॉमन लिया एम एल क्यूब आ गया। मैथ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपके पास डेंसिटी होता है, आपने इस फॉर्मूले को यूज़ आपने अपने इक्वेशन में पुट किया। आगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये आ गई थी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के बाद आपको मैंने बताया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस में वेलोसिटी सेम है, तो यहाँ से आपने जो है वी स्क्वायर उसकी वैल्यू निकाल ली, उसको अपनी इक्वेशन में इसमें 11.4 में सब्स्टिट्यूट किया। पी एक्स वाई जी भी बराबर था तो उसने आपको सिंगल इसको पी लिख दिया। यानी अगर मैं यूँ कहती हूँ ना कि वी आई इज इक्वल टू वी एफ, तो इन दोनों की जगह पे हम वी लिख देते हैं। सिमिलरली उसने ये काम किया कि पी एक्स पी वाई और पी जी बराबर था, उसकी जगह पर उसने सिंगल पी लिख दिया।
ये वाली वैल्यू अपनी जगह पे, इधर फिर आप बैक सब्स्टिट्यूट करो, रो आपने निकाली थी mn डिवाइडेड बाय v, आप इस इक्वेशन में पुट करो। इसमें वो कहता है कि आपके पास ये वाली सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, जिसको आप n डिवाइडेड बाय v को n नॉट भी लिख सकते हो, लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है कि आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये है। ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट को और इसको हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली का साइन। ये वाली वो इक्वेशन है जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो प्रेशर है वो क्या है, अपने काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो इट मीन्स उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर एनर्जी आपके पास कम है काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स वो प्रेशर जो होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये आपके पास हो गया है लॉन्ग क्वेश्चन।